Welcome to all of you. I am Dr. Mahen Kumar Meena with you again, and once again, welcome in my channel for political science. आज हम लोग व्यवहारवाद के ऊपर अपने वीडियो व्याख्यान की श्रृंखला में तीसरे वीडियो के अंतर्गत आज व्यवहारवाद के उदय और विकास के ऊपर बात करेंगे। पिछले दो वीडियो व्याख्यान में हमने परिभाषाओं, अर्थ और साथ ही साथ परंपरागत राजनीति विज्ञान की कुछ कमियां जो कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से समझी जाती हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा की है। आई बटन में आप उन दोनों ही वीडियो की लिंक्स प्राप्त कर पाएंगे जहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो है कि व्यवहारवाद का उदय और विकास, किस तरह इसका उदय हुआ, किन कारणों की वजह से उदय हुआ और साथ ही साथ फिर इसने धीरे धीरे किस तरह से अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ राजनीति विज्ञान में भी पदार्पण किया, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है और ख़ास तौर से बड़े सिस्टमैटिक ढंग से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारे सामने आती है। और द्वितीय विश्व युद्ध में के पश्चात जहां शासन तथा राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन दृष्टिकोण को अधिक महत्व प्राप्त हुआ तथा व्यवहारवाद को विकसित करने का अगर हम बात करें तो मुख्य श्रेय अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को, खास तौर से शिकागो आंदोलन को जाता है। शिकागो स्कूल यानी कि शिकागो विश्वविद्यालय में चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में जो व्यवहारवादी आंदोलन की जो शुरुआत हुई, सारा की सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर चार्ल्स मेरियम का काफ़ी योगदान हमें व्यवहारवाद के उदय और विकास में देखने को मिलता है। अब ऐसे क्या कारण रहे थे जिनकी वजह से व्यवहारवाद की आवश्यकता राजनीति विज्ञान में महसूस की गई, तो उस चीज़ को हम आगे के स्लाइड्स में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे कारण थे जिन्होंने व्यवहारवाद के उदय में और उसका राजनीति विज्ञान में पदार्पण में अपना कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। तो उसकी जानकारी हम यानी कि कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे कारण और परिस्थितियां थी जिनकी वजह से व्यवहारवाद जो है राजनीति विज्ञान में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला जो बिंदु हमारे सामने उभर कर आता है वो है परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। अब इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको कि हमने यहाँ पर अंकित किया है। अधिकतर विचारकों का ये मत था कि परंपरागत पद्धतियों से राजनीति की वास्तविकता को उद्घाटित नहीं किया जा सकता। अब इसके क्या कारण थे, क्यों उद्घाटित नहीं किया जा सकता था, तो यहाँ पर वो हमने समझने की और स्पष्ट करने की कोशिश की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में राजनीति शास्त्रियों ने देखा कि राजनीतिज्ञ एवं राजनेताओं को नीति निर्माण एवं निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, किंतु राजवैज्ञानिक यानी कि ऐसे विद्वान जो कि राजनीति की सैद्धांतिक जानकारी रखते थे, उन लोगों के ज्ञान और कौशल के अनुभव की उपेक्षा की गई। किन्हीं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णयों को लेने में ऐसे राजवैज्ञानिकों और विचारकों को तरजीह नहीं दी गई, ना ही उनसे किसी भी तरह की सलाह ली गई। तो कहीं ना कहीं एक उपेक्षा का भाव इन राजवैज्ञानिकों में पनपने लगा कि ऐसा क्या कारण है, क्यों उन्हें वो महत्व और सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के विद्वानों को दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उपेक्षा का जो भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ, तो उनका जो दृष्टिपात था वो अपने विषय यानी कि राजनीति विज्ञान की कमियों की ओर उनका ध्यान गया कि ऐसी क्या कमी हमारे विषय में है या अध्ययन में है, या उसका जो सैद्धांतिक ढांचा है वो कहाँ पर कमज़ोर है जिसकी वजह से उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो जब उसकी कमजोरी की या उसकी कमियों की जो जांच पड़ताल की गई, तब उसमें ये पाया गया कि उसकी जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हैं, जो काल्पनिक और तर्क और विश्लेषण पर आधारित जो सिद्धांत हैं, कहीं ना कहीं वो वास्तविकता से परिचित नहीं कराते हैं और ना ही वो वैज्ञानिक स्तर के हैं। तो एक कमी ये उभर कर आई जिसकी हमने विस्तार से पिछले व्याख्यान में चर्चा की है, वहाँ पर आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ही कहना काफ़ी होगा कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति जो असंतोष पैदा हुआ, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये हमें देखने को मिलता है कि तात्कालिक जो राजवैज्ञानिक थे, जो सिद्धांतकार थे, उनको सम्मान और उनके अनुभव को उतना सम्मान नहीं मिला।
उनसे सलाह नहीं ली गई और उनमें ये एक उपेक्षा का भाव उत्पन्न हुआ। तो ये कारण हमारे सामने ये आता है। दूसरे बात करेंगे, राजवैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि सिद्धांत पक्ष पर अधिक बल दिया गया था और उनसे सलाह मशवरे की आवश्यकता, खासतौर से राजनीतिज्ञ जो होते हैं, किसी देश के नेता जो होते हैं, नीति निर्धारक होते हैं, उनको ये आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि हमें राजनीतिक वैज्ञानिकों यानी कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांतकारों से किसी तरह की सलाह लेनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण रहा था। चलेंगे अगले बिंदु की ओर कि फांसीवादी, नाजीवादी एवं एक अधिकारवादी प्रवृत्तियों के उदय, विकास एवं लोकप्रियता के जो कारणों के विश्वसनीय तर्क व निदान परंपरागत राजनीति विज्ञान नहीं दे पा रहा था। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में हम जानते हैं कि कई सारी जो विचारधाराएं थी जो कि राष्ट्रवाद के नाम पर तानाशाह को पोषित करती थी, तो ऐसी जो विचारधाराएं थी वो किन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है और क्यों वो एक आम आदमी में लोकप्रिय हो जाती है और एक आम आदमी राष्ट्रीयता के नाम पर सारे के सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को तिलांजलि देकर एक व्यक्ति की भक्ति में लग जाता है। तो इसका जो उदाहरण है वो हमें यहाँ पर फांसीवादी और नाजीवादी प्रवृत्तियों के रूप में इन विचारधाराओं की लोकप्रियता में हमें देखने को मिलता है। अब एक आम आदमी अपना जीवन न्यौछावर करने की सीमा तक इन विचारधाराओं के प्रेम में पड़ जाता है और इन विचारधाराओं का पालन करना और उसके आधार पर मर मिटने तक समर्पित हो जाना, ये किन कारणों की वजह से होता है या ऐसी क्या साइकोलॉजी और मानसिकता ये विचारधाराएं पैदा करती हैं। तो इन सभी कारणों का कोई विश्वसनीय समाधान और विश्लेषण और स्पष्टीकरण परंपरागत राजनीति विज्ञान के किसी भी सिद्धांत में देखने को नहीं मिल पा रहा था और राजनीति विज्ञान पूरी तरह से, खासतौर से अपने परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनकी वजह से वो सफल नहीं हो पा रहा था कि किस तरह से इन विचारधाराओं की लोकप्रियता को वो समझा पाए और उसको स्पष्ट कर पाए। और जो भी उसके पास सिद्धांत थे वो वास्तव में उतने सक्षम नहीं थे और ना ही वो यथार्थ के इतने नज़दीक थे कि वो इन घटनाओं का वास्तविक विश्लेषण प्रस्तुत कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये कमी जो है इन विचारधाराओं के आधार पर, इनकी लोकप्रियता के आधार पर राजनीति विज्ञान को या उसके सिद्धांतकारों को उस समय पर महसूस हुई कि वास्तव में सिद्धांत और यथार्थ में अंतर जो है वो बहुत अधिक है। और इस अंतर का कारण ये है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत जो है अनुभवात्मक पद्धति से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि कल्पना और तर्क के आधार पर, व्यक्तिगत सोच के आधार पर, व्यक्तिगत मूल्यों के सम्मिश्रण से बने हैं। इसलिए वो यथार्थ स्पष्टीकरण और विश्लेषण देने में सक्षम नहीं है। तो ये यहाँ पर चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की है। विषय की अध्ययन पद्धतियाँ मूलतः क्योंकि वर्णनात्मक थी, दार्शनिक और संस्थात्मक, औपचारिक, कानूनी और ऐतिहासिक पद्धतियों की वजह से राजनीति शास्त्र उस समय ऐसे सिद्धांतों से वंचित था जो ऐसी घटनाओं का विश्लेषण और उनके कारणों को स्पष्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर एक ये कमी काफ़ी स्पष्ट रूप से राजनीतिक सिद्धांतकारों के समक्ष बिल्कुल क्लियर हो गई थी, जिसको कि हमने यहाँ पर लिखा है। अन्य जो विषय थे प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों में उस समय यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक नवीनतम एवं विश्वसनीय पद्धतियों और तकनीकों के प्रति जिज्ञासा के प्रयोग जो है प्रारंभ हो चुके थे। नवीन तकनीक का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में शुरुआत हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान को भी या उसके सिद्धांतकारों को भी इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई कि राजनीति विज्ञान में भी इस तरह की नवीनतम शोध तकनीकों का प्रारंभ किया जाना आवश्यक है, वरना यह विषय अन्य सामाजिक विषयों की तुलना में पिछड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दूसरे विषयों के साथ में एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए दूसरे विषयों के जो सिद्धांत हैं, उनकी जो संकल्पनाएं हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ में जुड़ने के लिए और उन संकल्पना और सिद्धांतों का प्रयोग अपने अध्ययन में करने के दृष्टिकोण के कारण ये आवश्यकता बहुत शिद्दत से उस समय के राजनीतिक सिद्धांतकारों के द्वारा महसूस की गई कि राजनीति विज्ञान में नवीनतम तकनीकों का, पद्धतियों का प्रयोग आवश्यक है और व्यवहारवाद कहीं ना कहीं इस आवश्यकता को पूरा करने में सफल हो पा रहा था। और एकमात्र उपाय जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान से आधुनिक राजनीति विज्ञान की और यात्रा में उन्हें व्यवहारवाद एक प्रमुख साधन के रूप में, एक टूल के रूप में उस समय दिखाई दे रहा था और इसी कारण राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद को
अपनाया गया। बात करेंगे अगले कारण की, और वो है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। तो ये हमने हालांकि चर्चा में ले लिया है, पुनः इसको एक बार देख लेते हैं। अन्य सामाजिक विज्ञान में अध्ययन के नवीन तरीकों को प्रोत्साहन मिला, तो राजनीति शास्त्र में भी इसके प्रति ललक पैदा होना स्वाभाविक था। रॉबर्ट डाहल ने लिखा है कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के अधिक निकट संपर्क में लाना है। बात करेंगे अगले बिंदु की, तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। अब एक तरह से देखा जाए तो व्यवहारवाद को उत्पन्न करने में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो घटनाएं घटित हुई, उन्होंने एक प्रेरक तत्व का काम किया और राजनीति विज्ञान को उसकी कमियों से जो साक्षात्कार कराया, वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो या उससे पहले जो विकसित विचारधाराएं थी और उनकी लोकप्रियता ने काफ़ी हद तक उसे इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि क्या उसके पास ऐसे सिद्धांत हैं जो इस तरह की घटनाओं का स्पष्टीकरण दे पाएँ। तो कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट रूप से उस समय समझ लिया गया था कि राजनीतिक प्रक्रियाओं की जो जटिलताएँ हैं उनको मात्र संस्थाओं के नियमावलियों का अध्ययन या उनकी कार्य प्रणालियों का औपचारिक और कानूनी अध्ययन से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे वास्तव में उनके अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार में ही सही विश्लेषित किया जा सकता है। संस्था अपने आप में एक निर्जीव चीज़ है, वो नियमों से बंधी हुई होती है, लेकिन उन नियमों का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो उन संस्थाओं में कार्य करता है, वास्तव में वो संस्थाएं वैसी ही हो जाती हैं जिस तरह के व्यक्ति उन संस्थाओं को संचालित करते हैं या उन संस्थाओं के बारे में निर्णय लेते हैं। तो जाहिर सी बात है और बिल्कुल स्पष्ट भी है कि हमें संस्थात्मक अध्ययन हमेशा वास्तविकता से रूबरू कराने में हमें इतना सफल नहीं हो सकते जितना कि हम उस संस्था के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करके वास्तविक निष्कर्ष तक हम पहुंच सकते हैं और सही विश्लेषण हम कर सकते हैं किसी भी संस्था का। तो यहाँ पर इस बात को बहुत शिद्दत से जो है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव में महसूस किया गया। नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग ये एक अगला बिंदु है, इस पर बात कर लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक जो जिज्ञासा थी, एक जो प्रेरणा थी और एक जो उत्साह था राजवैज्ञानिकों में, और वो उत्साह इस हद तक बढ़ गया था कि कई राजनीतिक सिद्धांतकारों के मन में इस विचार को जगह मिलने लगी कि हम उस स्तर के वैज्ञानिक सिद्धांत बना पाएँ जिस स्तर के सिद्धांत जो हैं वो प्राकृतिक विज्ञानों में पाए जाते हैं। तो उन प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष लाने की एक जो उत्साह था और जो प्रेरणा थी, कहीं ना कहीं वो व्यवहारवाद के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष लाने की जो उत्साह था, जो प्रेरणा थी, और वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण हेतु फिर नवीन पद्धतियों की जो आवश्यकता उस समय शिद्दत से महसूस की जा रही थी, तो ये सब जो ताना बाना था ये व्यवहारवाद के अंतर्गत बुनने की कोशिश उस समय की जा रही थी। कोई एक ऐसी इकाई को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी जिसके आधार पर वो घटनाओं का, खास तौर से हम बात करेंगे राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण कर सके, उसके कारणों को स्पष्ट कर सके, कार्य कारण में संबंध स्थापित कर सके। तो उसके लिए एम्पिरिकल पद्धतियाँ यानी कि अनुभवात्मक पद्धतियों का प्रयोग करना ज़रूरी हो गया था और उसमें कई नई तकनीकों का प्रयोग भी शामिल था। तो इस चीज़ की आवश्यकता काफ़ी शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि व्यवहारवाद के अंतर्गत हमें नवीन तकनीकों की आवश्यकता पड़ेगी, नवीन अध्ययन पद्धतियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी कारण व्यवहारवाद को जो है राजनीति विज्ञान में, आधुनिक राजनीति विज्ञान में उसकी उपयोगिता के आधार पर उसको शामिल किया गया। बात करेंगे अगले बिंदु की, तो वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। तो वैज्ञानिक पद्धति में परीक्षण उपकरण, सर्वेक्षण पद्धतियाँ, सांख्यिकी विश्लेषण, गणितीय मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल्स, निदर्शन यानी कि सैम्पलिंग, सर्वेक्षण, यहाँ पर एक गलत अपराधी टाइप हो गया है। तो इसके इन तकनीकों का जो है प्रयोग राजनीतिक व्यवहार अध्ययन में प्रयोग करने की वकालत की गई, यानी कि ये माने गए कि इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अनुभवात्मक तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं और उन तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर हम किसी भी राजनीतिक घटना का विश्लेषण या उसके कार्य
कारण का संबंध स्पष्ट कर सकते हैं। तो इन तकनीकों का प्रयोग करने की आवश्यकता भी राजनीति विज्ञान में महसूस की गई। और साथ ही साथ इस बात को भी बहुत ज़ोर शोर से उठाया गया कि जितने भी अध्ययन राजनीति विज्ञान में किए जाएं वो वस्तुनिष्ठ तरह के हो, यानी कि जो अध्ययन करता है उसके अपने जो मूल्य हैं, अपनी जो सोच है और अपना जो झुकाव है उसको उनके अध्ययनों से पृथक रखा जाए। इस बात की काफ़ी जोर देकर जो है वकालत की गई कि अध्ययन वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होने चाहिए। तो इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से इस बात को भी रखा गया। अन्य कारक की बात कर लेते हैं, यानी कि कुछ और जो कारण थे जिन्होंने व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान में लाने में अपना सहयोग दिया, उनके ऊपर भी एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक वैज्ञानिकों और प्रधानता खास तौर से चार्ल्स मेरियम के योगदान को इस राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के से जोड़कर देखा जाता है। और कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद का प्रयोग हमें देखने को मिलता है उसका श्रेय चार्ल्स मेरियम को जाता है। तो आइए देखते हैं। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग व्यवहारवादी आंदोलन का केंद्र बिंदु बना और इसी विभाग के जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने बाद में चलकर राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसमें प्रमुख नाम थे हैरोल्ड लॉसवेल, डेविड ट्रूमैन, हॉर्बर्ट साइमन, गैब्रियल एमंड, और ये सभी जो हैं चार्ल्स मेरियम के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी रहे थे। और उसी तरह से बात करने हैं कैटलिन, जो कि कॉर्नवेल विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद पर काम कर रहे थे। उनकी जो पुस्तक थी साइंस एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त कई यूरोपीय समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों का अमेरिका में आगमन भी एक पॉजिटिव फैक्टर था। और ढाल के अनुसार 1930 के आसपास काफ़ी सारे जो यूरोपियंस थे, खास तौर से जर्मन शरणार्थी, अपने साथ इस सामाजिक उपागम को लेकर आए थे। और इस उपागम पर जो है मैक्स वेबर का, जो कि समाजशास्त्री हुए हैं, उनका काफ़ी प्रभाव था। उनके प्रभाव में ही सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ व्यवहारवाद जो है राजनीतिक विज्ञान में भी प्रवेश लेता है। तो ये सब कुछ कारण थे जिनके ऊपर आज हमने चर्चा की, जिन कारणों की वजह से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की आवश्यकता को महसूस किया गया और राजनीति विज्ञान में उसे स्वीकार किया गया। और यहीं पर हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियां जो थीं वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण कारक थी। और साथ साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों में जो नवीनतम पद्धतियों और साधनों के प्रति जो ललक थी, कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बनी कि वो भी नवीनतम पद्धतियां, जिसके अंतर्गत व्यवहारवाद अपना एक प्रमुख स्थान रखता था, उसका स्वागत आधुनिक राजनीति विज्ञान के आंगन में करे। तो इस तरह से हमने ये कुछ कारण देखने की कोशिश की जिन कारणों की वजह से व्यवहारवाद को जो है राजनीति विज्ञान में स्वीकार किया गया। संक्षेप में हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से व्यवहारवाद का उदय हुआ और उसका विकास हुआ। तो इस बात का जायज़ा हम इन कुछ स्लाइड्स में लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, व्यवहारवाद राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण और स्पष्टीकरण का दृष्टिकोण या उपागम है जो मुख्य रूप से अमेरिकन राजवैज्ञानिकों से जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले व्यवहारवाद के दो संकेत जो हैं हमें दो विद्वानों की कृतियों में प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले है ग्राहम बल्लास, जिनकी पुस्तक का नाम था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जो 1908 में प्रकाशित हुई थी। और जो दूसरे विद्वान थे वो है A.F. बेंटले, जिनकी पुस्तक का नाम था द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये भी 1908 में प्रकाशित हुई थी। तो इन दोनों पुस्तकों में इन विचारकों का व्यवहारवाद के प्रति आग्रह हमें देखने को मिलता है। अब ये आग्रह किस रूप में था, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, या इनके क्या विचार थे, किस आधार पर ये इस बात के समर्थक थे कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसको हम देखते हैं। ग्राहम बल्लास और A.F. बेंटले दोनों ही राजनीति की अनौपचारिक प्रक्रिया के अध्ययन पर बल देते हैं, यानी कि जो संस्थात्मक, कानूनी और औपचारिक अध्ययन थे उनके स्थान पर वो अनौपचारिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देते हैं। यानी कि वो प्रक्रियाएं जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में अब तक अध्ययन में शामिल नहीं की गई थी, ऐसी चीज़ों को देखने की, ऐसी चीज़ों के अध्ययन
को शामिल करने की वकालत इन दोनों विद्वानों के द्वारा की गई थी। और साथ ही राजनीति के अध्ययन में संस्थात्मक दृष्टिकोण से बचने का आग्रह भी हमें इनके विचारों में देखने को मिलता है, जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता थी, जिसमें कि संस्थात्मक, कानूनी और औपचारिक अध्ययन होते थे। तो इनसे बचने की सलाह ये दोनों विद्वान हमें देते हैं और साथ ही संस्थात्मक दृष्टिकोण से ये दूर रहने की या उससे बचने की या उसे कमतर रखने की सलाह इनके विचारों में हमें देखने को मिलती है। इनका जोर प्रमुख रूप से अनौपचारिक प्रक्रियाओं के ऊपर था, यानी कि वो चीज़ें जो कि छुपी हुई रहती हैं और बैकग्राउंड में जो है किसी राजनीतिक व्यवहार के लिए प्रेरणा का काम करती हैं, ऐसे तत्वों का, ऐसे अनौपचारिक चीज़ों का अध्ययन पर ये काफ़ी बल देते हैं। किस तरह की बात इनके पुस्तकों में हमें देखने को मिलती है, आइए देखते हैं। ग्राहम बलास राजनीतिक अध्ययन में यथार्थवादी अध्ययन समकालीन मनोविज्ञान के निष्कर्ष के प्रकाश में करने का आग्रह करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ग्राहम बलास जो हैं वो राजनीतिक अध्ययन में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने के समर्थक थे और साथ ही उनका ये एक आग्रह था कि मनोविज्ञान के जो निष्कर्ष है, यानी कि मनोविज्ञान क्योंकि मानव के मस्तिष्क और उसके व्यवहार से संबंधित एक विज्ञान है, तो कहीं ना कहीं जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है वो मानव व्यवहार को स्पष्ट करने में काफ़ी सहायक थे। तो ऐसी स्थिति में ग्राहम बलास का ये आग्रह था, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार भी एक तरीके का व्यवहार है, तो उसको समझने के लिए हमें मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उसके जो निष्कर्ष हैं कहीं ना कहीं उनका प्रयोग करना चाहिए। इस तरह का आग्रह हमें ग्राहम बलास के विचारों में देखने को मिलता है। समकालीन, उनका ये कहना था कि समकालीन मनोविज्ञान का मत था कि मनुष्य मात्र पूर्ण रूप से तार्किक प्राणी ही नहीं है, यानी कि वो हर चीज़ तर्क के आधार पर नहीं करता है और उसके राजनीतिक कार्य भी देखा जाए तो किसी भी तरह से पूर्णतः किसी कारण या स्वहित से संचालित नहीं होते, यानी कि किसी कारण या स्वहित से, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट से ही वो कुछ कार्य करता हो, खासतौर से राजनीतिक कार्य, ये भी जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार ग्राहम बलास जो है मानव व्यवहार में उन तथ्यों और साक्ष्यों को खोजने पर बल देते हैं जिससे उसे समझा जा सके और उस आधार पर मानव के कार्य या राजनीतिक कार्यों को विश्लेषित किया जा सके। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ समझने की ये है कि ग्राहम बलास का ये मत था कि हमें मनोविज्ञान के जो निष्कर्ष हैं मानव व्यवहार के बारे में, उन निष्कर्षों को मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के ऊपर लागू करके उसकी जांच करनी चाहिए कि किन तत्वों की वजह से किसी व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार प्रभावित होता है या किसी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक या तत्व हो सकते हैं। तो उन तत्वों की, उन साक्ष्यों की जो खोज है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रकाश में की जाए, ऐसा आग्रह ग्राहम बलास के द्वारा हमें देखने को मिलता है। बात करेंगे A.F. बेंटले की। वो दूसरी ओर जहाँ पर ग्राहम बलास हमें मनोविज्ञान से अधिक प्रभावित दिखाई देते हैं, तो A.F. बेंटले समाजशास्त्र से अधिक प्रभावित थे और वो राजनीति को समूहों की एक इंटरेक्शन के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। उनका जो दृष्टिकोण था वो समूह दृष्टिकोण था, एक ग्रुप पर्सपेक्टिव से वो राजनीति को देखने की कोशिश करते हैं और उसे समूह गतिविधि के रूप में ही समझने पर बल देते हैं, जो कि आज आधुनिक जो उदारवादी दृष्टिकोण है कहीं ना कहीं उसके समकक्ष हमें देखने को मिलता है, जो ये मानता है कि राजनीति वास्तव में समूहों की गतिविधि है। तो यही बात A.F. बेंटले के विचारों में हमें देखने को मिलती है। अब उनका जो मुख्य अध्ययन था वो मुख्य रूप से समूह के रूप में जो व्यक्ति राजनीतिक क्रियाएं करते हैं उसके अध्ययन से वो अधिक प्रभावित थे और उनका जोर भी ऐसे समूहों के अध्ययन पर था। तो ऐसे समूह के रूप में जब हम बात करते हैं जो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं, तो उनमें हमारे सामने दबाव समूह, राजनीतिक दल, चुनाव और सार्वजनिक जो अभिमत है उसका राजनीतिक प्रक्रिया में किस तरह की उसकी भूमिका होती है, किस तरह से वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, ये समूह, इनके अध्ययन से वो अधिक प्रभावित थे और उनका ये जोर था और उनका ये आग्रह भी था कि राजनीति को समूह गतिविधि के रूप में समझना चाहिए और इस आधार पर ही उसको विश्लेषित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम ये ग्राहम बलास जो कि मनोविज्ञान के आधार पर राजनीति को समझने की चेष्टा करते हैं और A.F. बेंटले जो राजनीति को समूह गतिविधि के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, इन दोनों के विचारों का जायजा हमने लिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है या जिसको व्यवहारवाद की आधारशिला हम राजनीति विज्ञान में मानते हैं वो हैं चार्ल्स मेरियम। उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो चार्ल्स मेरियम एक और व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अग्रणी प्रवक्ता थे।
वह प्रसिद्ध शिकागो स्कूल के संस्थापक थे जिसने व्यवहारवादी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कहा जाए तो व्यवहारवाद का जो गढ़ था वो शिकागो विश्वविद्यालय का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ही था, जिसके अध्यक्ष चार्ल्स मेरियम थे। उनके विचार द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू 1921, और उनकी पुस्तक जो ये पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925, इसमें हमें देखने को मिलता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से, जिसमें उन्होंने व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने की एक तरह से वकालत इस पुस्तक में की है, जिसका नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। मेरियम ने समकालीन राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक ना होने के प्रति आलोचना की थी। यानी कि मेरियम उस समय राजनीति विज्ञान के विज्ञान ना होने के, यानी कि वास्तविक अर्थों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग ना करने के कारण वो काफ़ी नाखुश थे, और उसकी सबसे अग्रणी आलोचक भी थे। खासतौर से परंपरागत राजनीति विज्ञान के वो काफ़ी बड़े आलोचक थे। उनके द्वारा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1925 में अध्यक्षीय भाषण के दौरान कहा था उन्होंने कि राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवहार को एक आवश्यक तत्व के रूप में अध्ययन में लेना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चार्ल्स मेरियम जो थे एक पॉलिटिकल बिहेवियर यानी कि राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में या प्रक्रियाओं के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में लेना चाहते थे, और इसी आधार पर वो राजनीति को समझने के समर्थक थे, और उसी आधार पर वो सैद्धांतिकरण, खासतौर से वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण के काफ़ी बड़े समर्थक थे। और वो चाहते थे कि राजनीति विज्ञान में भी प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर के वैज्ञानिक सिद्धांत होने चाहिए। तो इस तरह से उनकी जो पुस्तक थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी जो कि 1925 में प्रकाशित हुई है। बात करेंगे जॉर्ज कैटलिन की, जिनकी पुस्तक का नाम था साइंस एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स में। इसमें उन्होंने खासतौर से मूल्य मुक्त शुद्ध विज्ञान की बात की थी, यानी कि प्योर साइंस की बात की थी, जिसमें कि कोई वैल्यू बेस्ड ना हो, यानी कि व्यक्ति के खुद की सोच, उसकी खुद की आकांक्षाएं, उसकी खुद की आदर्शवादिता ये समाहित ना हो। इन सब से पृथक रहकर जो विज्ञान केवल तथ्यों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है, सैद्धांतिकरण करता है, ऐसे शुद्ध विज्ञान के समर्थक जॉर्ज कैटलिन हमारे सामने आते हैं। अब उन्होंने जो है शक्ति को राजनीति का सार बताते हुए तर्क दिया था कि शक्ति का विश्लेषण किसी खास मूल्य के प्रति पक्षपात के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। तो जॉर्ज कैटलिन को हम सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में शक्ति के अध्ययनकर्ता के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है। जॉर्ज कैटलिन का मत था कि शक्ति को जो है राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के एक प्रमुख आधार और इकाई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, और इसी आधार पर हम राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जॉर्ज कैटलिन हमें शक्ति को विश्लेषण के आधार के रूप में बिना किसी मूल्य के, बिना किसी आदर्शवादिता के, बिना किसी व्यक्तिगत सोच के समझने की चेष्टा करने का यहाँ पर वो बल देते हैं, अपनी बात को रखते हैं। बात करेंगे हेरल्ड लॉसवेल की। 1978 में उनकी अपनी पुस्तक जो थी पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ, जिस पुस्तक में उन्होंने अनुभवात्मक दृष्टिकोण से राजनीति और उसके विश्लेषण शक्ति के संदर्भ में करने की बात कही थी। यहाँ पर पुनः जॉर्ज कैटलिन के साथ हेरल्ड लॉसवेल भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को, राजनीतिक क्रियाओं को या राजनीतिक व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की वकालत करते हैं, और इस चीज़ का आग्रह करते हैं कि राजनीति का विश्लेषण शक्ति के संदर्भ में किया जाना चाहिए। और इन तमाम सारी बातों को देखते हुए भी अंततः हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थित जो व्यवहारवाद है वो हमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही देखने को मिलता है। तो आज जो है हमने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद किन कारणों की वजह से उत्पन्न हुआ या किन कारणों की वजह से उसे स्वीकार किया गया, और साथ ही उसका विकास कैसे कैसे हुआ, किन विद्वानों की भूमिका उसके विकास में रही, उसका जायज़ा लिया। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ ऐसी संस्थाओं को जिन्होंने खास तौर से व्यवहारवाद पर आधारित जो खोज थी, जो शोध कार्य था, उसकी फंडिंग की, यानी कि उसको धन उपलब्ध कराया ताकि वैज्ञानिक स्तर के सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल तथा फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर जैसी निजी संस्थाओं ने भी व्यवहारवाद के विकास और उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न की थी। उन्होंने
काफ़ी अध्येताओं को जो है फेलोशिप यानी कि धनराशि उपलब्ध कराई थी, ताकि वो व्यवहारवाद के अध्ययन पर अपने अध्ययन कर सकें और एक वैज्ञानिक स्तर के सिद्धांतों तक राजनीति विज्ञान को पहुंचा सकें। इस कारण ये काफ़ी सारी फंडिंग करने वाली फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर जैसी संस्थाएं हमारे सामने आती हैं। व्यवहारवाद के आधार पर अमेरिका में एक नवीन बौद्धिक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी और अनेक सारे जो शोध पत्र थे, रिसर्च पेपर्स थे, व्यवहारवादी अध्ययन के आधार पर प्रकाशित तात्कालिक रूप से किए जाने लगे थे। जैसे पब्लिक ओपिनियन एक रिसर्च जर्नल था, क्वार्टरली वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अमेरिकन बिहेवियरल साइंस और बिहेवियर साइंस आदि आदि जो प्रकाशन थे वो खास तौर से व्यवहारवादी अध्ययनों को प्रमुखता से प्रकाशित करते थे। तो कहीं ना कहीं इन प्रकाशनों ने भी व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान में प्रमुखता से इसका समर्थन किया। साथ ही वहाँ समाज विज्ञान की शोध समितियों का भी निर्माण किया गया, जिन्होंने राजनीतिक व्यवहार तथा तुलनात्मक राजनीति पर 2 समितियों का निर्माण किया, गठन किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारवाद का विकास हमें अमेरिका में देखने को मिलता है, जो कि चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में शिकागो विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से प्रारंभ हुआ। उसके बाद में फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर जैसी संस्थाओं की वित्तीय मदद के साथ साथ कई प्रकाशन जो कि व्यवहारवाद पर केंद्रित शोध पत्रों को प्रकाशित करते थे, उनके माध्यम से अमेरिका में काफ़ी हद तक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद का विकास हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो व्याख्यान में हमने राजनीति विज्ञान में यानी कि किस तरह से व्यवहारवाद उत्पन्न हुआ, किन कारणों की वजह से उत्पन्न हुआ, कैसे उसका उदय हुआ, विकास हुआ, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमने किया, इसको जानने समझने की कोशिश की। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्यवहारवाद के पैट्रिक और डेविड ईस्टन की जो मान्यताएं थी, या जिनको कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद की मान्यताओं के रूप में स्वीकार किया जाता है, विशिष्टताओं के रूप में कह सकते हैं हम व्यवहारवाद की, उनकी बात करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और साथ ही साथ अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाने की कोशिश अपनी तरफ से करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिन शुभ हो।